फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, चाहे सिविल में हो चाहे मैकेनिकल में हो, दोनों ही कोर्सेज़ में ये आता ही आता है। और इन फ्यूचर अगर आप एमटेक कर रहे हैं, स्पेशली इन स्ट्रक्चरल, तब भी ये चीज़ आपको वापस से एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाएगी। तो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको एक अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में बता दूँ। दोस्तों, अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब ये है कि व्हेन अ स्प्रिंग मास टेन, एक कोई स्प्रिंग है, उसके ऊपर कोई एम मास लग रहा है। ऐसा एक सिस्टम है, एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर एम मास लग रहा है और उसके बाद हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मास का वाइब्रेशन होता है, अर्थात रेसिप्रेटिंग मोशन परफॉर्म करता है। मतलब वो जो स्प्रिंग होती है वो रेसिप्रेटिंग मोशन परफॉर्म करती है। अगर ये जो मोशन होता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब अगर कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगता है और ये वो जो मोशन हो रहा है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो ऐसे मोशन को हम अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये होता है, अ सिस्टम विच इज़ नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम, एक बॉडी सिस्टम है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है ड्यू टू एक्सिलरेशन के कारण। कोई सिस्टम है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर नहीं होता है एक्सिलरेशन के कारण, ऐसे में कैन बी ब्रॉट टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनर्शिया फोर्स ऑन इट। मतलब एक कोई सिस्टम है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है एक्सिलरेशन के कारण, ऐसे सिस्टम और बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर लाने के लिए हमें एक इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अर्थात एक इनर्शिया फोर्स लगाना पड़ता है उस सिस्टम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर लाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, और ये कोई डायग्राम है, इस डायग्राम समझाता हूँ। इस डायग्राम के ऊपर ये कोई बॉल है, ये बॉल इस नीचे की साइड में मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो ये इसके जो मूव करने का तरीका है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ में होगा। अब अगर इस बॉल को हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर लाना है तो हमें क्या करना होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में एक फोर्स लगाना होगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट में जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं। मतलब ये कि ये बॉल मूव कर रही है नीचे की तरफ, इस बॉल को अगर हमें स्टैटिक रखना है तो ऑपोजिट साइड में अपन को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑपोजिट साइड में जो अपन इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। और ये जो डी एलेम्बर्ट का स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको एक बार और तरीके से भी समझा सकता हूँ कि इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम इफ़, मतलब कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ला सकते हैं अगर समीशन ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब जो समीशन करें अगर अपन इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स का, तो वो जो टोटल हो उनका इक्वल हो, वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसको मैं समझ जाता हूँ, समीशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो, यही डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है। अब मैं इसको आपको एक स्प्रिंग डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ये स्प्रिंग डायग्राम के थ्रू आता है तो किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस स्प्रिंग को समझिए। ये कोई स्प्रिंग है, इसके ऊपर ये इसकी के स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका, ये कोई स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का जो ये एक एंड है इसको अपन ने रिजिड सपोर्ट करके, एक रिजिड सपोर्ट पे इसको हमने टांग रखा है। ये यहाँ तक एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर कोई मास नहीं लग रहा है। अब इसके जस्ट बाद में एक स्प्रिंग और है, इसको हमने इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाया और इसके ऊपर मास अप्लाई किया। तो जब इसके ऊपर मास अप्लाई नहीं किया था और मास अप्लाई करने तक इसके अंदर एक तरह का मास के एक स्प्रिंग के अंदर एक तरह का डिफ्लेक्शन हो जाता है ड्यू टू मास, डेल डिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो एम मास है, इसका मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझाता हूँ। ये कोई एम मास है, एम मास की ऊपर सबसे पहले किस तरह का वेट लगेगा? सबसे पहला वेट तो इस एम जो ये बॉडी है इसके ऊपर एम मास लग रहा है, इसके ऊपर सबसे पहला वेट लगेगा वो होगा सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसके ऊपर एक खुद का वेट लगेगा नीचे की तरफ होगा, वो होगा m/g। और जब नीचे की तरफ एक वेट लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ भी एक वेट लगाया जाएगा, तो उसके ऊपर की तरफ जो वेट लगेगा वो होगा k.del। ये जो होगा वो होगा स्प्रिंग फोर्स।
तो इस तरह से ये बॉडी जो होगी स्टैटिक कंडीशन के अंदर आ जाएगी। अब जो हमारा तीसरी जो स्प्रिंग होगी वो उसको थोड़ा हम और नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और उसके ऊपर मास लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर दो तरह के डिफ्लेक्शन होंगे। एक जो पहली बॉडी मास लगाने के बाद जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया उसको हमने एक्स दे दिया, और एक मेन पॉइंट से लेके मास लगाने, बॉडी के ऊपर मास लगाने तक का जो डिफ्लेक्शन आया वो यहाँ से यहाँ तक का, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट एम तक का डिफ्लेक्शन डेल था, और यहाँ से यहाँ तक का एक्स आया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डेल प्लस एक्स। अब मैं आपको इस तीसरी स्प्रिंग के ऊपर जो मास लग रहा है उसके ऊपर किस तरह से वेट लगेंगे वो बताता हूँ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। वो कुछ इस प्रकार है, एम है, सबसे पहले इस पर वही नीचे की तरफ सेल्फ वेट लगेगा एम इंटू जी, और ऊपर की तरफ इसके अंदर जो यहाँ पर वेट लगेगा वो होगा के इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या आया हमारे पास, डिफ्लेक्शन आया हमारे पास डेल प्लस एक्स। ये क्या था, के इंटू डिफ्लेक्शन डेल प्लस एक्स। अब इसके अंदर एक चीज़ और सोचने की होती है, जब ये एम मास लग रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, एक मोशन लगेगा, मास का एक मोशन होता है, इस मास का एक मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जब मास का मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को अपन बोलेंगे इनर्शिया फोर्स, और वो इनर्शिया फोर्स को अपन ऐसे लिखते हैं एम इंटू एक्स डबल डॉट, उसको अपन इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। तो ये 1 2 देखिए इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम 3, देन ये स्प्रिंग 4 और इस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम टोटल 5। उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कोई ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग इन अनस्ट्रेन पोजीशन। फिर हमारा ये बी स्प्रिंग लगाई मैंने, ये क्या हो जाएगी स्ट्रेन पोजीशन, मास लगने के बाद अनस्ट्रेन से स्ट्रेन पोजीशन में आ गया। फिर इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम था, तो नंबर सी फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद ये पूरा जो मैंने बनाया था इस स्प्रिंग को अपन बोलेंगे डिस्प्लेस पोजीशन, और उसके बाद फिर इस एम का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था वो मैंने यहाँ लिख दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये आपको पूरा समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, सारे वेट को एक बार एक साइड में लिख लिया है कि इस पर किस किस तरह से फोर्स एक्ट करेंगे पूरे के अंदर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, पहला फोर्स लगेगा इसके ऊपर वेट लगेगा, वेट क्या होगा एम जी, ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर आएगा स्प्रिंग फोर्स दूसरा, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा के इंटू डिफ्लेक्शन डेल प्लस एक्स, ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर आएगा इनर्शिया फोर्स तीसरा, इनर्शिया फोर्स क्या होगा एम इंटू एक्स डबल डॉट, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास एक डाउनवर्ड में है, दो अपवर्ड में है। अब हम इनको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, समीशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। तो अब इन सारे फोर्सेस को और इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन करने पर सबसे पहले एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस एम जी प्लस के डॉट इंटू डिफ्लेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस ये एम इंटू एक्स डबल डॉट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इन दोनों को प्लस में ले लिया, इसको माइनस में ले लिया, इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब एक बात है, एम जी को हमने ऐसे रखा के इंटू डेल प्लस के इंटू एक्स, ये ऐसा ही। अब एक चीज़ हमको पता है कि एम जी इक्वल टू के डॉट एल लिख सकते हैं हम, के डॉट डेल सॉरी। तो अगर हम के डॉट डेल को यहाँ पर मैं एम जी लिख दूँ, यानी कि माइनस एम जी प्लस एम जी, तो माइनस एम जी और प्लस एम जी से एम जी की वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बचती है के एक्स, मतलब के इंटू एक्स प्लस एम इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट एम इंटू एक्स डबल डॉट प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को m से डिवाइड करने पर, जब इस इक्वेशन को m से डिवाइड करूँगा तो ये m से m कट गया, एक्स डबल डॉट बच गया प्लस के बाय एम इंटू ये x आ गया। m से डिवाइड करने पर ये इक्वेशन मेरे पास है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके पूरे समझने की कोशिश करना कि यहाँ मैंने क्या ये क्या कैसे ये दोनों की वैल्यूज़ क्रॉस हुई और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने m से डिवाइड किया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, वो होती है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इसको समझना ध्यान से, ओमेगा एन स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ के बाय एम। के बाय एम कैसे लिखा, अगर ओमेगा एन स्क्वायर को मैं अलग कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है एक्स डबल डॉट इंटू एक्स डबल डॉट प्लस ये एक्स। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, एक्स डबल डॉट इसको हटा दो इंटू एक्स, एक्स डबल डॉट प्लस एक्स, मतलब तो ये एक्स डबल डॉट प्लस एक्स, और यहाँ पे भी अगर मैं ओमेगा एन को हटा दूँ तो क्या बचता है एक्स डबल डॉट प्लस एक्स। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करके तो मेरे पास क्या आ गया के बाय एम। डब्ल्यू एन स्क्वायर की वैल्यू के बाय एम थी, तो डब्ल्यू एन ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के बाय एम, और इसकी जो यूनिट होती है वो लिखते हैं अपन रेडियन पर सेकेंड, और इसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो होता है डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है।
अब बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं हमसे हाउ टू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F=ω_n/2π। तो हमारे पास ω_n की वैल्यू है, ω_n की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है ω_n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2π × ω_n। अब मेरे पास ω_n की वैल्यू पड़ी हुई है √k/m, तो मैंने यहाँ पे ω_n की वैल्यू रख दी, तो ω_n की वैल्यू मेरे पास आई 1/2π √k/m। अब हमने इससे पहले इस जगह पर एक चीज़ काम में ली थी mg=k.l, तो mg=k.del है मेरे पास, l नहीं सॉरी del, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ k/m = g/del। तो ये k/m यहाँ आ गया और g/del की वैल्यू हो गई, तो इस k/m की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया g/del। तो मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, F=1/2π √g/del। अब ये तो हुआ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। अब बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि डी-एलेम्बर्ट्स का पूरा तरीका पूछा और उसके बाद पूछ लिया टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना टाइम पीरियड जो होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो टाइम पीरियड = 1/f। 1/f का मतलब f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ω_n/2π। तो जब ये 1/f में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया 2π √m/k, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड। थैंक यू सो मच।